नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं रणवीर सिंह राठौड़। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हम गुप्त काल पढ़ रहे थे और गुप्त काल की कुछ विशेषताएं पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा तकनीकी व्यवधान की वजह से बीच में स्थगित हुई, लेकिन मैंने उसी कक्षा के साथ जोड़ते हुए ये कक्षा मैं शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे गुप्त काल की विशेषताएं। आर्थिक जीवन हमने यहाँ पर शुरू किया था, आधार इसका कृषि है। व्यापार भी यहाँ पर होता था, ये भी मैंने आपको बताया। भूमि के प्रकार, वास करने योग्य भूमि और शील बिना जुती हुई भूमि। ठीक है, तो इसी आधार पर साथियों हम इसी कक्षा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं सहित। ठीक है, देखिए एक शब्द और आता है क्षेत्र। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्षेत्र कौन सी भूमि थी, तो क्षेत्र की चर्चा करेंगे तो साथियों ये हो जाएगी, है ना, कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि। ठीक है, क्षेत्र का ही खेत होता है, आप सब लोग जानते हो, वैसे बाद में इसी शब्द का बना है। एक है अपृहत शब्द आएगा साथियों, अपृहत। तो ये जो भूमि थी ना साथियों, वही थी जंगली भूमि। जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था। ये भूमि के जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आता है साथियों औदक। औदक जो भूमि थी ये थी दलदली भूमि। दलदली भूमि को क्या कहा जाता था? औदक कहा जाता था। तो ये कुछ यानी भूमि के जो नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये हमारे लिए बहुत ही क्या साथियों इंपॉर्टेंट। देखिए, वास करने योग्य नाम से पता चल रहा है। सील बिना जुती हुई भूमि, यानी कि जो जुती भी नहीं होती थी सील। अपन कह सकते हैं कोई चीज बंद होती है तो सील बंद होती है, तो सील बिना जुती हुई। और इसी प्रकार क्षेत्र कृषि योग्य भूमि। क्षेत्र से ही खेत बना, तो खेत कृषि हम क्या करते हैं खेत में। और अपृहत ये जंगली शब्द ध्यान रखना, अपृहत जंगली भूमि जो होती थी, और औदक दलदली भूमि होती थी। अब देखिए, अब अपन चर्चा करते हैं साथियों, यानी कि यहाँ पर करों की व्यवस्था कैसी थी। आर्थिक के तहत ही आती है कर। तो करों की अगर चर्चा करें साथियों अगर अपन, तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों की भूमि को कर मुक्त रखा गया था। भाई, रखा गया था। ठीक है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं मंदिरों को है, ये ब्राह्मणों की जो भूमि दी जाती थी वो थी साथियों आपकी कर मुक्त। ठीक है, और उनके लिए एक शब्द लिया जाता था अग्रहार। ठीक है, ये जो भूमि होती थी ना ब्राह्मणों की जो भूमि, इसे क्या कहा जाता था साथियों? अग्रहार। ठीक है, इस शब्द यानी इस भूमि का जो नाम था वो क्या था? अग्रहार कहलाता था। ठीक है, और भी कुछ कर थे, जैसे एक उद्रग कर था, भूमि कर है उद्रग। उद्रग जो कर था वो आपका क्या है? भूमि कर है। तो ये भी ध्यान रखना, भूमि कर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साथियों राजा को फल फूल सब्जी इत्यादि दी जाती थी, है ना, उसके लिए भी एक शब्द है भोग कर। ये भी आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, और अगर अपन चर्चा भूमि कर की करें तो भूमि कर लिया कितना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6 भाग। फसल की उपज का 1/6 भाग। और अभी अभी मैंने एक शब्द बताया आपको, भोग कर। ठीक है, तो भोग कर क्या होता था साथियों? राजा को फल फूल व सब्जियों को भेंट करना। ये भी एक कर का ही रूप था साथियों। ठीक है, हाँ, सब्जी भेंट करना, ये सब्जियां भोजन लिख देना। तो भोग कर राजा को फल फूल एवं सब्जी का भेंट करना, ये क्या कहलाता था? ये भी कर होता था। तो भोग कर किसके रूप में? फल फूल सब्जियां, इसके रूप में था भोग कर। ठीक है, एक उद्रंग बता दिया, भूमि कर था। भूमि कर कुल कितना था? 1/6 भाग था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को की जो भूमि थी वो क्या थी? कर मुक्त थी। और मैंने ये भी नाम बता दिया आपको, ये क्या कहलाती थी साथियों? अग्रहार कहलाती थी। तो ये आपकी यानी एक और विशेषता होगी साथियों भूमि के करों की विशेषता। ठीक है, अब देखिए
एक पार्ट हमने पढ़ा कृषि से संबंधित कुछ बिंदु पढ़े आर्थिक जीवन के अंदर। तो अब अगला बिंदु भी लेते हैं, वो है व्यापार। व्यापार की चर्चा करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बिंदु है। मैंने आपको बताया कि कृषि तो था ही था, मुख्य आधार कृषि था। आज भी भारत देश की मुख्य आधार क्या है? कृषि है। धीरे धीरे अब लोग इस व्यवसाय को छोड़ते हुए अन्य व्यवसायों को अपना रहे हैं। तो देखिए, अपन पढ़ रहे हैं आर्थिक जीवन के तहत, और अब अपन आर्थिक जीवन के अंदर जिस बिंदु को पढ़ रहे हैं वो है व्यापार। और ये जो व्यापार है साथियों, ये दोनों ही रूपों में होता था, देसी व विदेशी। देसी व विदेशी, ठीक है। ये व्यापार एक प्रकार का यानी कि आर्थिक आधार धीरे धीरे बन गया था। वस्तु विनिमय भी थी, मुद्राओं का प्रचलन भी आप सब लोग जानते हो धीरे धीरे हो गया था। सिक्कों का, विभिन्न मुद्राओं का जो प्रचलन था वो यहाँ पर हो गया था। तो आर्थिक जीवन के तहत व्यापार भी यहाँ की क्या थी साथियों? एक कड़ी थी। और इस व्यापार की अपन चर्चा करें तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ व्यापारिक नगरों के नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं साथियों। व्यापारिक नगर, वैसे तो इन नगरों का नाम मैंने आपको कहीं ना कहीं लिखाया हुआ है तो आपको याद तो सरल हो जाएगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। यानी प्रमुख व्यापारिक नगर इस काल के, प्रमुख व्यापारिक नगर, प्रमुख व्यापारिक नगरों की चर्चा करोगे साथियों तो आप बड़े बड़े नगरों के नाम तो पहले से ही जानते हो, मैं उन्हीं को लिखा देता हूं। एक तो भड़ोच, भरगुकच आप सब लोग जानते हो। एक बंदरगाह भी है साथियों, अभी हम पढ़ने वाले हैं। और एक अपन बात करते हैं साथियों उज्जैनी की, और उसके बाद अपन चर्चा करते हैं विदिशा, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान बहुत महत्वपूर्ण शब्दों की यहां पर हम बात कर रहे हैं। प्रयाग हो जाएगा साथियों, पाटलिपुत्र हो जाएगा, प्रयाग, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी हो जाएगा, वैशाली। ये जो क्या थे प्रमुख यहाँ के बड़े बड़े व्यापारिक नगर थे, ये व्यापार का प्रमुख केंद्र थे। मथुरा, छत्र, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूं, एक बार आप इसको जरूर जरूर याद कर लोगे, ठीक है। एक और ताम्रलिप्ति, जो कि ये भी बंदरगाह था, अभी अपन इसकी भी चर्चा करेंगे ताम्रलिप्ति की, ठीक है। तो ये व्यापार के प्रमुख क्या थे? बड़े बड़े नगर और शहर थे। तो प्रमुख व्यापारिक नगर मैंने बता दिए, भड़ोच, उज्जैनी, विदिशा, प्रतिष्ठान, प्रयाग, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली, मथुरा, छत्र, और एक आपका हो जाएगा ताम्रलिप्ति। अब प्रश्न क्या आता है कि भाई इनमें से कौन सा ना गुप्तकालीन व्यापारिक नगर नहीं है, तो इनसे बाहर कोई होगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े बड़े हैं तो इसमें लगभग समाहित उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब अपन चर्चा करते हैं साथियों उसके आगे भी विदेशी व्यापार की भी चर्चा हम करेंगे, विदेशी व्यापार की भी और देशी व्यापार की भी। तो सबसे पहले देशी व्यापार का तो ये प्रमुख सारे मैंने नगर और केंद्र बता दिए। तो विदेशों के साथ जो व्यापार होते थे उनको अपन थोड़ा सा ले लेते हैं। व्यापारिक नगरों की चर्चा मैंने यहाँ पर बताई है, शायद आप सभी लोगों ने ये चीजें लिख ली होगी। विदेशी व्यापार वैसे देशी में भी काम आते थे, है ना। विदेशी व्यापार के तहत अपन बंदरगाहों की चर्चा कर लेते हैं साथियों। बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये बंदरगाह, क्योंकि यहां से अच्छे खासे अच्छे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। एक तो आप लोगों का साथियों अभी एक मैंने शब्द बताया भड़ोच, ठीक है। इसी का ही तो जो नाम है वही तो है भृगुकच, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भृगुकच। और जो आप सब लोग जानते हो गुजरात, ठीक है, तो भड़ोच भृगुकुच, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बंदरगाह है, एक बंदरगाह है ताम्रलिप्ति, ये लीजिए ताम्रलिप्ति, बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही शब्द। अगर अपन इस बंदरगाह की चर्चा करें तो ये जो बंदरगाह साथियों व्यापार, इस बंदरगाह से जो व्यापार होता था वो होता था किस
कौन से देशों से? पश्चिमी जगत से, यानी पश्चिमी देशों से यहाँ पर जो व्यापार होता था पश्चिमी जगत या पश्चिमी देशों के साथ, तो वो यहाँ से होता था। ठीक। और अगर ताम्रलिप्ति की बात करें तो ये जो व्यापार होता था साथियों पूर्वी जगत या पूर्वी क्षेत्रों से। बात तो एक ही है, देशों से लिखोगे तो भी वही बात है। ठीक है, तो ये लीजिए, अपन इस बिंदु को भी चेक करते हैं। ताम्रलिप्ति और भड़ोच दोनों बंदरगाह है। किस काल की अपन चर्चा कर रहे थे? उस काल में बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थे ये। किस काल की चर्चा कर रहे हैं? गुप्त काल की। और उस काल से मैंने आपको बताया, अगर अपन पश्चिमी जगत की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की, पश्चिमी देशों से व्यापार होता था, वो भड़ोच भरू कुछ इससे ज्यादा होता था। और ताम्रलिप्ति बंदरगाहों से पूर्वी क्षेत्रों का क्या होता था साथियों? व्यापार होता था। अब एक चीज आप लोग लिख सकते हो, यहाँ इस पूर्वी क्षेत्र वाले जो है ना अपना बंदरगाह है, यहां से किन किन देशों में, 3-4 देशों के नाम आप लोग लिख सकते हो, जैसे जावा, सुमात्रा, चीन। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, जावा, सुमात्रा, चीन, इन देशों में क्या होता था? यहाँ पर व्यापार। एक और लिख लेना, लंका, दक्षिण में लेकिन फिर भी लंका। इन देशों से यानी इस बंदरगाह से क्या होता था? व्यापार होता था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट याद कर लेना साथियों, स्वर्ण सिक्के भी प्रचलित थे ना, व्यापार के लिए प्रयुक्त किए जाते थे। और इन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। दिनार है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, दिनार। और वैसे दिनार वर्तमान में अपन चर्चा करें तो हमें पता है बहरीन और एक देश और है कुवैत, इनकी क्या है साथियों? करेंसी भी है दिनार। ठीक है, और वैसे यहाँ पर इसका कोई प्रसंग नहीं, लेकिन फिर भी है ना, स्वर्ण सिक्के दिनार कहा जाता था स्वर्ण सिक्कों को। और इधर अपन चर्चा करते हैं ताम्रलिप्ति की और भड़ोच भरगु को। जैसे पश्चिमी जगत की बात हमने कर ली है, पश्चिम के सारे देश है ना, खाड़ी वाले ये सारे देश उसमें आ जाएंगे। यूरोप महाद्वीप के भी बहुत सारे देश है, अपन पश्चिमी जगत, पश्चिमी संस्कृति की चर्चा करते हैं वो भी। तो देखिए, यहाँ से पश्चिमी वाले से कुछ वस्तुओं का है ना जो निर्यात होता था, आयात होता था, वस्तुएं मंगाई जाती थी, कुछ निर्यात आयात, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कुछ आयातित वस्तुओं, एक तो जैसे औषधियों का आयात होता था, मदिरा का आयात होता था, कुछ है ना बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य रत्नों का आयात होता था। 2-3 चीजें हैं, लिख लो आप लोग, लिखी हुई चीजें याद रह जाएगी। बहुमूल्य रत्न, औषधियों, मदिरा का भी यहां से क्या होता था साथियों? यानी कि ये आपकी क्या थी? आयातित वस्तुएं थी। आयातित वस्तुएं थी। ठीक है, और किस क्षेत्र की अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों? ये आयातित वस्तुएं यानी कि भड़ोच से है ना, इनको क्या किया जाता था? आयात किया जाता था। ठीक है, तो ये थी साथियों कुछ, और मैंने आप लोगों को व्यापारिक दृष्टि से भी कुछ विशेषताएं अपन पढ़ रहे हैं गुप्त काल की, वो मैंने बताई। तो अब मैं एक बार इस चीज को रिवाइज कर देता हूँ। आर्थिक जीवन के तहत विदेशी व्यापार, फिर बंदरगाह, भड़ोच, भरगुकुच, ताम्रलिप्ति, जावा, सुमात्रा, चीन, लंका, वहां से क्या होता था? मतलब व्यापार होता था पूर्वी क्षेत्रों का इस बंदरगाह से। और स्वर्ण सिक्के, दिनार, बहरीन और कुवैत की वर्तमान करेंसी है। भड़ोच, भरगुकुच, पश्चिमी जगत, बहुमूल्य रत्न, औषधियां, मदिरा आयातित, यहाँ से आयातित वस्तुएं हुआ करती थी, मतलब इन वस्तुओं का आयात करते थे। ठीक है, तो ये लीजिए साथियों, आर्थिक जीवन की कुछ चर्चा हमने की। अब अपन चर्चा करते हैं एक और विशेषता की ओर। सामाजिक व्यवस्था यहाँ की क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, सामाजिक व्यवस्था क्या थी? सबसे पहले ये बात पूछी जाती है और सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था या स्थिति। समाज क्या था साथियों? वर्ण आधारित था भैया, समाज के अंदर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, ये बात ध्यान रखना। वर्ण व्यवस्था पर आधारित है,
वर्ण व्यवस्था पर समाज क्या था, आधारित था। ठीक है, ब्राह्मण की स्थिति उच्च थी, हम सब लोग जानते हैं। शूद्र की स्थिति है ना थोड़ी और ज्यादा गिर गई थी, और कई जगह सुधार का भी दर्शाया गया, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर स्थिति ठीक नहीं थी। आगे अपन चर्चा करते हैं। तो फाइयान है ना शूद्र एक तरीके से निम्न वर्ग के लोगों को है ना वो चांडाल कह देता था। और फिर अपन चर्चा ये भी करते हैं कि उनको है ना घर से बाहर निकलने की दिन में तो इजाजत नहीं होती थी, कई बार दिन में होती थी। तो पहली बात तो वो वहां रहते ही नहीं थे, नगरों के बाहर निवास करते थे, तो वो भी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सामाजिक व्यवस्था की चर्चा करने, वर्ण व्यवस्था पर आधारित क्या था, समाज था। स्त्रियों की स्थिति अगर आपसे कोई पूछे ना तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन एक चीज याद करना, लिपिक वर्ग साथियों। ठीक है, लिपिक वर्ग। वर्ण व्यवस्था के तहत आप सब लोग जानते हो 4 वर्ग है, यानी 4 वर्ण बताने की जरूरत नहीं आप लोगों को। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। ठीक है, हम तो यहां तक जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कहां से है। सबसे पहले उल्लेख कहां है, ऋग्वेद के अंदर किस सूक्त के अंदर, किस अध्याय के अंदर उल्लेख है, सब जानते हो आप लोग। तो सामाजिक व्यवस्था के तहत एक चीज ध्यान रखना, इस युग के अंदर एक नई है ना नया वर्ग पैदा हुआ, जिसे लिपिक वर्ग भी कहा जाता है, लिपिक वर्ग। ठीक है, इसी लिपिक वर्ग को कायस्थ नाम दिया गया। यहां पर कायस्थ, क्या नाम दिया गया, कायस्थ जाति के रूप में इसका है ना, कायस्थ जाति का उद्भव। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कायस्थ जाति का उद्भव। एक चीज मैं लगते ही यहां पर बता देता हूं, यहां विवाह की बात करोगे तो अनुलोम और प्रतिलोम, अनुलोम प्रतिलोम, उच्च वर्ग की स्त्री, निम्न वर्ग का पुरुष, सारी बात हम कर चुके हैं। तो यहां पर इतनी चर्चा करेंगे, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के कारण, अनुलोम व प्रतिलोम विवाह के कारण संकर जातियों का विकास हो गया था यहाँ। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए, और समाज के अंदर क्या क्या था वो भी हमें यहाँ पर देखना जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था के तहत साथियों, दास प्रथा थी यहाँ पर, दास प्रथा का क्या था साथियों, प्रचलन था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, दास प्रथा का प्रचलन था। फाइयान के अनुसार दासों की स्थिति यहाँ पर बहुत ज्यादा निम्न नहीं हुआ करती थी, जैसा कि पश्चिमी देशों में, अरब कंट्री में, वहां पर दासों की स्थिति हुआ करती थी, वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं थी। ठीक है ना। तो कहने का मतलब दास प्रथा तो थी यहाँ पर, लेकिन बहुत ज्यादा निम्न नहीं थी। ठीक है, अब देखिए सती प्रथा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये सती प्रथा। और सती प्रथा की चर्चा करोगे तो कम थी भैया, यहाँ मैं बहुत ही कम शब्द लिख रहा हूं, कम है ना। कहते हैं कि केवल जो उल्लेख मिलता है, कोई कहते हैं एकमात्र उल्लेख है ये, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, फटाफट दिमाग में नाम भी याद आ गया होगा, भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510, भानुगुप्त का एरण अभिलेख कौन सा, 510। इसमें क्या उल्लेख मिलता है ना, भानुगुप्त का एक क्या था, एक सेनापति है ना, गोपराज की पत्नी क्या हो जाती है, सती, पत्नी सती। ये बात मैंने लिखाई है, लेकिन फिर भी लिखा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम लिखित साक्ष्य यानी सती प्रथा का इसी से मिलता है साथियों, आप बात लिख सकते हो। और वैसे शासकों के अंदर मैंने इस बात को लिखा दिया है, दोहरा दिया है। ठीक है, दोबारा मैंने यहाँ पर बता दिया है, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, अब एक चीज मैं और बता देता हूं, समाज के अंदर अस्पृश्यता थी भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, का प्रचलन। और यानी अस्पृश्यता का मतलब छूना नहीं, छुआछूत की भावना। और जब हुआ है तो यहां पर ये जो अछूत लोग हैं, अछूत यानी इन्हें फाइयान चांडाल कहता है। फाइयान जो चीनी आती है, आप सब लोग जानते हो, ये क्या कहता है, इन अछूतों को चांडाल। और एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, ये जो चांडाल हुआ करते थे, ये रहते थे साथियों
नगर या ग्राम से बाहर, ठीक है, इनको अंदर आने की इजाजत नहीं थी। नगर या ग्राम, अब मैं इस चीज को लिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको लिखा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखी हुई चीजें जो दोबारा रिवाइज करते याद रह जाती हैं। तो ऐसे प्रथा का प्रचलन था। अछूतों को फाया ने क्या नाम दिया? चांडाल। नगर का ग्राम, है ना, नगर या ग्राम से बाहर रहते थे ये लोग, ठीक है, अंदर रहने की इन्हें इजाजत नहीं थी। दिन में ये जब निकलते थे बाहर तो ये लकड़ी की या, है ना, कोई घंटी बजाते हुए बाहर निकलते ताकि इनको कोई देख भी न ले। छूना और दर्शन करना दोनों इसका क्या माने जाते थे? अच्छे नहीं माने जाते थे। तो कह सकते हैं कि इनकी हालात बहुत ही क्या थी साथियों? दयनीय थी, ठीक है। अब यहाँ पर यानी ये तो मैंने बताया दास प्रथा थी, सती प्रथा, है ना, दास प्रथा और सती प्रथा। देखिए दास प्रथा का प्रचलन, ये बात आप लिख लेना, प्रचलन या प्रचलित थी, ठीक है। अब कुछ प्रथाएं ऐसी थी वो प्रचलित नहीं थी। एक तो दहेज प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक बाल विवाह, है ना, जो यहाँ पर क्या था साथियों? बिल्कुल भी प्रचलित नहीं था। तो ये भी ध्यान रखना, पर्दा, दहेज और बाल, तीन प्रथा प्रचलित नहीं थी। कौन कौन सी? पर्दा, दहेज एवं बाल विवाह प्रचलित नहीं, ठीक है। ये ना एक तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि ये प्रथाएं यहाँ पर प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा का आंशिक उल्लेख थोड़ा सा, बहुत ही कम यहाँ सती का उल्लेख मिलता है। तो ये लिखित साक्ष्य है एकमात्र भानुगुप्त का 510 वाला एरन अभिलेख है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आप लोगों को विवाह की स्थिति बता दी साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, ये जो लिपिक वर्ग है, कायस्थ का जो उल्लेख है जाति के रूप में जो उद्भव है, ये याज्ञवल्क्य के जो आपकी स्मृति है याज्ञवल्क्य के, उसमें उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, विवरण मिलता है। तो साथियों फटाफट मैं एक बार ये सारी चीज रिवाइज करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामाजिक व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं, वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। समाज में वर्ण व्यवस्था थी और लिपिक वर्ग कायस्थ याज्ञवल्क्य स्मृति में उल्लेख मिलता है। जाति का उद्भव, इस कायस्थ जाति का उद्भव यहाँ से हुआ। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण संकर जातियां, जैसे आप लोगों को पता है संकर जाति से समझ गए ना, जैसे घोड़े व गधे का जो क्रॉस संकरण करवाया जाता है, तो एक तीसरी, है ना, मिश्रित जो एक प्रकार की नस्ल निकलती है वो कौन सी? खच्चर की है। तो उसी प्रकार अलग जातियों का उद्भव हो गया। अनुलोम और प्रतिलोम यानी अपनी जाति के बाहर जो विवाह होता था उसके अनुसार। तो आप सब लोग जानते हो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण संकर जातियों का विकास। दास प्रथा प्रचलित, सती प्रथा कम, केवल भानुगुप्त का एरन अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। 510 वाला गोपराज की पत्नी सती होती है, आपको मैंने बताया, युद्ध होता है, ठीक है, सारी बात बता रखी है। ऐसी प्रथा का प्रचलन, अछूतों को फायान ने क्या नाम दिया? चांडाल, उसके अनुसार कहा जाता था। और नगर या ग्राम से बाहर रहते थे। पर्दा, दहेज एवं बाल विवाह प्रचलित नहीं थी साथियों। तो ये था सामाजिक, है ना, एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था किसकी, यानी अपन बात कर रहे हैं गुप्त काल के अंदर सामाजिक व्यवस्था क्या थी। अब और भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करने वाले हैं। छोटी छोटी कक्षाएं मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि इसमें समय की बचत मेरे पास थोड़ी हो सके, ठीक है। और वैसे 2 क्लास मिलकर के बड़ी होगी, आपको तो कोई चिंता रखने की जरूरत नहीं है साथियों, ठीक है। तो यानी यहाँ अपन सामाजिक विशेषता के तहत अपन गुप्त साम्राज्य की कुछ चर्चा हमने की है और कुछ आर्थिक विशेषताएं हमने भी अभी अभी अपनी इस कक्षा में पढ़ी है साथियों, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये सारी कक्षाएं, ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है, तो कमेंट जरूर किया करो, बिना कमेंट कभी मत निकला करो साथियों, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलता हूँ जल्दी ही और अपनी इसी कक्षा को और आगे बढ़ाएंगे, तो जल्दी ही मिलूँगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित ही रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद की सेना साथियों।